हेलो एवरीवन, पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर 3 स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है हमारी। दिस इज द चैप्टर रिप्रेजेंटेड बाय मी सिमरन एंड द चैप्टर नेम्स इज इंडियाज ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट। तो इससे पहले हमने जो है काफ़ी पार्ट्स मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में काफ़ी कवर कर लिया है। चैलेंजेस बिफोर द मुगल्स भी देख लिए हैं, वीक रूलर्स भी देख लिए, 12 जो थे वो हमने कवर किए थे लास्ट लेक्चर में। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्लाइड्स है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम से। ऑल्दो माय चैनल इज़ नॉट सो एज पॉपुलर एज अदर्स, तो आप वहाँ से जाके स्लाइड्स ले सकते हैं। लेकिन ये जो मैं वर्बली बोल रही हूँ इसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और लेकिन आपको ये स्लाइड्स जो हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये जो रूलर्स वगैरह लगे हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ से प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। उससे पहले ये 4 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो में बता देती हूँ कि जैसे कि मुगल एम्पायर्स की डिक्लाइनमेंट कैसे होती है, इसको काफ़ी सारे हिस्टोरियंस जो है वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन 2 ब्रॉड लाइंस पे इसको ज़्यादातर देखा जाता है। वो पहली लाइन आपको देखने को मिलेगी एम्पायर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आई, और दूसरी बात की जो रीजन रिलेटेड, रिलीजन नहीं रीजन मतलब जिस जगह से रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वो बात आती है। तो पहली बात हम करते हैं एम्पायर रिलेटेड की। इसके जो मेन कॉजेज ऑफ डिक्लाइन देखे जाते हैं ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से, जो उस टाइम पे हुआ होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एम्पायर, इसके डिक्लाइनमेंट के लिए हुआ। और एंड जो रीजन है उसके लिए आपको मतलब जो डिक्लाइनमेंट देखने को मिलता है तो वो टर्मोइल एंड जो इंस्टेबिलिटी, ठीक है, इन 2 वजह से जो है रीजन रिलेटेड डिक्लाइनमेंट जो है वो ऐसा माना जाता है हुई होगी, ठीक है। इन 2 एस्पेक्ट्स पे पढ़ा जाता है डिक्लाइनमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। तो आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि ये जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, ये औरंगजेब के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1707 के बाद जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो इनके उसके बाद जो रूलर्स आते हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, और जो सेवरल चीफ्स एंड रूलर्स होते हैं वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो उनकी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपने एम्पायर को बचा सके। और साथ ही साथ में जैसे सिख्स आ जाते हैं, ठीक है, जाट आ जाते हैं, ठीक है, और मराठाज हो गए एंड राजपूत्स हो गए, तो इनका जो है वो भी इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू द मुगल एम्पायर, जो कि अपनी स्थिति को बरकरार रखे, तो ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से भी जो एम्पायर है उनका फॉल डाउन हो जाता है। और जो रूलर्स होते हैं वो मैंने आपको पहले बताया, इनकैपेबल, वीक एंड लिटेंशियस मोनार्क की तरह से वो चलाते हैं अपना एम्पायर, इसलिए जो है वो डिसइंटीग्रेशन होती है। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं 4 ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो शिफ्टिंग एलिगेंस ऑफ द जमींदार्स, तो अगर हम इसमें बात करें तो 2 क्लासेस की बात आती है। इन 2 क्लासेस जो कि स्टेट में पावर होल्ड करके रखती थी, तो पहले कौन थे? पहले थे जमींदार्स एंड सेकंड वन जो थे वो थे नोबल्स, ठीक है। अब जो ये जो जमींदार्स थे इनको हेरिडिटरी ओनर्स बोला जाता था, क्योंकि इनको लैंड जो थी वो हेरिडिटरीकली मतलब इनके दादा परदादा से मिलती चली आ रही थी, ठीक है, तो ये हेरिडिटरी ओनर्स थे ऑफ द लैंड। अब इनको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस मिली हुई थी, किस बेसिस पे? हेरिडिटरी बेसिस पे। अगर हम बताएं कि इनमें कौन कौन आते थे, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो रईस, राजाज, ठाकुर्स, तो ये सबको आपको पता होना चाहिए ज़मींदार्स में कौन कौन आते हैं। तो कुट्स और आपके पास आते हैं देशमुख्स, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो इनका जो एम्पायर में जगह थी जो इनको मिली हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि ये किस किस चीज़ में हेल्प करते थे? तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू किससे करवाते थे? ये फ्रॉम द पीजेंट्स। सेकंड वन इनका मेन काम क्या था? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ये काफ़ी रोल निभाते थे कि मेंटेन करके रखा जाए सोल्जर्स की पोजीशन को, तो ये सारे काम ज़मींदार देखते थे। हालांकि जो औरंगज़ेब के टाइम पे उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो डायरेक्ट पीजेंट्स के साथ समझौता करने की कोशिश की टू रिमूव द जमींदार, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। और जो नोवेल्स का प्लेस था वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मुगल एम्पायर में, लेकिन आगे जाके ये क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट स्टेट मांगना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे हैदराबाद बना था, ठीक है, वो निज़ाम उल मुल्क। तो नोबेलिटी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन वो भी आगे जाके
सेपरेट होना चाहते हैं, तो जो कि डिक्लाइनमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर का कोज बनते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जागीरदारी क्राइसिस के बारे में। तो जो नॉवेलिटी कंप्राइज्ड पीपल, उनमें कौन कौन आते थे? पहली बात, लार्ज जागीर्स आते थे, मनसब्स आते थे। ठीक है, इनको अपॉइंट किया जाता था कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालना, एंड जो सूबेदार, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सभी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको संभाले। और इनमें जो है आते कौन कौन थे, बिलोंग कौन कौन करते थे? तो राजपूत रूलर्स, सूबेदार्स एंड मनसबदार्स, जो कि हमने पहले पढ़े हैं। ठीक है, तो मुगल रूलर इनको कैसे डिफाइन करता है? द रूल ऑफ द नोवेलिटी, एंड इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, सेंट्रल रोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर के अंदर। और जो अकबर था उसने तो इनके लिए एक वेल निट ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी थी। तो अकबर ने इनके लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी थी जागीरदार्स के लिए। एंड आगे जाके क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, होमलैंड एंड ट्राइब, ईच कैटेगरी को जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब अलग से उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है, किसके किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, होमलैंड के बेसिस पे एंड ट्राइब के बेसिस पे। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। तो कि अलग से इनका ग्रुप बना दिया जाता है। और म्यूचुअल राइवलरी, जेलसी, कंट्रेस्ट फॉर पावर, ये जो सारा था ये भी ग्रुप्स के अंदर चलता रहता है। एंड लेटर ऑन ये जो है इनका प्रेस्टीज कम होगा और फिर ये इंडिपेंडेंटली अपना रूल चलाना शुरू कर देंगे, जो कि कारण बनता है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, राइज ऑफ द रीजनल एस्पायरेशंस। तो इसमें क्या है कि जो औरंगजेब के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रीजनल ग्रुप्स जो हैं वो सामने आते हैं, जैसे कि जाट्स, सिख्स एंड मराठास। ठीक है, जो कि डिफाई करते हैं अथॉरिटी ऑफ द मुगल स्टेट इन देयर बिड टू क्रिएट द किंगडम्स ऑन देयर ओन, कि वो अलग से ही अपना किंगडम चलाना चाहते हैं। एंड दे डिड नॉट सक्सीड इन देयर एफर्ट, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं इन बिटवीन। एंड उसके बाद इनका जो इनका एम्पायर था वो वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ द काफ़ी सारे स्ट्रगल चल रहे थे इनके अंदर, मतलब इनके एम्पायर के अंदर। एंड औरंगजेब और उसके बाद जो इसका बेटा आता है बहादुर शाह, जो कि अपने भाइयों को मतलब मार के आता है क्योंकि वॉर ऑफ सक्सेशन के कारण, तो वो काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट करता है टू सप्रेस द कौन? बहादुर शाह काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट करता है टू सप्रेस द राजपूत्स एंड बैटल अगेंस्ट द मुगल, जो कि कर रहे होते हैं। तो औरंगजेब एंड बहादुर शाह अगेंस्ट द राजपूत होता है। एंड लेटर मुगल्स भी जो है उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो पैसिफाई कर सके विद द राजपूत्स। इसी कारणवश से भी डिक्लाइनमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। और राजपूत्स नो लॉन्गर ट्रस्टेड द मुगल्स, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते हैं उनके ऊपर। एंड ऑल्सो जो मराठास होते हैं उनकी भी एक वो भी एक तरह से एनमी उभर के आते हैं मुगल्स के लिए। एंड लेकिन वो महाराष्ट्र वाले रीजन में ही सीमित होते हैं, लेकिन आगे जाके वो नॉर्थ में भी आ जाते हैं जहाँ पे मुगल्स का कब्जा होता है। तो अगर वो भी आ गए, मराठास भी आ गए, राजपूत भी आ गए, जाट, सिख, ये सब आ जाते हैं, तो मुगल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो स्ट्रगल करना पड़ता है उनको एक तरह से, है ना। और बाद में जाके मुगल एम्पायर फॉर कलेक्टिंग द स्वदेश मुखी एंड चोर, वो भी लगा दिया जाता है इंडिया, थ्रू आउट द इंडिया। तो ये भी एक इसके लिए होता है, रीजनल एस्पायरेशन में ही आता है। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका बढ़ जाता है कौन कौन से वाले रीजन में? गुजरात, मालवा एंड बुंदेलखंड। तो इस रीजन में अब ये आ गए हैं सारे मराठास वगैरह, तो मुगल्स का वहाँ से दबदबा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और जो राजपूत स्ट्रगल अगेंस्ट द एम्पायर एंड ग्रोइंग एम्बिशन ऑफ पावर ऑफ द मराठाज एडवर्सली अफेक्टेड द मुगल माइट। तो इसका यही मतलब सीधा सीधा है कि जो ये जो जाट, सिख, मराठा, राजपूत, ये सब जो है दूसरे रीजन्स के अंदर, जैसे गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड, ये सब रीजन्स के अंदर पहले महाराष्ट्र में थे, लेकिन आगे जाके ये सब जगहों पर चले जाते हैं। तो मुगल्स का दबदबा वहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक कारण बनता है कि डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया यहाँ से मुगल एम्पायर का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इकोनॉमिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या आएगा
कि जो नंबर ऑफ द आमिर्स एंड देयर रैंक्स थे, जैसे कि मनसब्स थे, वो इंक्रीज हो जाते हैं शार्पली, मतलब हर किसी को रैंक्स जो है वो अच्छे लेवल पे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो लैंड लेफ्ट होती है वो बिल्कुल लिटल हो जाती है, ठीक है, जो कि जागीर्स को आगे जाके मिलते हैं। तो औरंगजेब ट्राई करता है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सॉल्व कर सकूं, एंड एक्यूट शॉर्टेज हो गई थी आगे जाके किस चीज़ की, जागीर्स की, by showing the enhanced income from the Zagirs on the record, but also there is a short-sighted measure of the armies try to recover the recorded income from the Zagirs, जो कि प्रेशर बना रहे थे पेजेंट्री के अंदर। तो इस चीज़ से भी जो पीजेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, एंड जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल था एम्परर्स का वो भी उनको पसंद नहीं आ रहा था, और जो खालिसास थे उनके अंदर भी मतलब रिड्यूस हो गए थे, वो भी चीज़ में रिडक्शन हुई थी, जो कि बर्डन था स्टेट के ऊपर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये बर्डन था स्टेट के ऊपर। और जो रिजल्ट इसका निकल के आता है कि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है स्टेट के अंदर, लेकिन इनकम जो है वो कम हो रही होती है, ठीक है, इनकम कम दी जाती है उनको, लेकिन ये तो रिवेन्यू से इकट्ठा कर ही रहे होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास ये आता है कि नो सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण से जो इकोनॉमी थी वो एक तरह से स्टैग्नेंट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद स्टैग्नेंट इकोनॉमी के कारण जो ट्रेड था वो फ्लरिश नहीं कर रहा था, बिल्कुल स्टॉप होने की कगार पे था। इसी वजह से मुगल एम्पायर जो था वो भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड आगे जाके ये जो है औरंगजेब के बाद तो बिल्कुल भी अच्छे रूलर्स नहीं आते हैं जिनकी पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग हो सके, तो वो वीकनेस एंड इनकॉम्पिटेंट थे, इस कारण से भी मुगल की डिक्लाइनमेंट जो है का कारण बनता है, कॉजेज बनते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट मतलब स्लाइड आती है राइज ऑफ द रीजनल स्टेट्स। तो इसके अंदर आपके पास 3 स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे, सक्सेसिव स्टेट, इंडिपेंडेंट किंगडम एंड द न्यू स्टेट। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो सक्सेसिव स्टेट्स आते हैं, तो इनमें कौन से मुगल प्रोविंसेस थे जो कि स्टेट्स बन जाते हैं, जो कि पूरे बड़े एम्पायर से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एंड डिड नॉट चैलेंज द सॉवरेनिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। उनमें से आपको ये याद रखने हैं कि सक्सेसर स्टेट कौन कौन से थे, तो अवध, बंगाल, हैदराबाद। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। दे एस्टैब्लिश द वर्चुअली इंडिपेंडेंट हेरिडिटरी अथॉरिटी बाय द गवर्नर, शो द एमर्जेंस ऑफ द ऑटोनोमस पॉलिटी इन दिस टेरिटरीज। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं सक्सेसर स्टेट में, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट किंगडम्स। ये ऐसे स्टेट थे जो कि एग्जिस्टेंस में आए ड्यू टू द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द मुगल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। तो ये आए क्योंकि डिस्टेबलाइजेशन हो गया था, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ मुगल्स कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस। तो अगर इसमें पूछा जाए कि कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, तो ये आती है आपके पास मैसूर, केरला एंड राजपूत स्टेट्स, ठीक है। एंड न्यू स्टेट्स की जब हम बात करते हैं, ये ऐसी स्टेट थी जो कि सेटअप की गई थी क्योंकि रेबल्स जो थे उन्होंने वॉर छेड़ दी थी अगेंस्ट द रेबल्स थे अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। तो इनमें किन किन का नाम आता है न्यू स्टेट्स किन के कारण बनाई गई, तो यहाँ पे नाम आता है आपका सिख्स, मराठास एंड जाट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए सक्सेसिव स्टेट में कौन कौन सी थी, तो अवध, बंगाल, हैदराबाद। इंडिपेंडेंट किंगडम किसने बनाया, मैसूर, राजपूत एंड केरला रीजन में। एंड रेबल्स ने अगेंस्ट थे वो मुगल एम्पायर के, तो उनकी वजह से न्यू स्टेट्स बनी। तो उनमें किस किस का नाम आता है, सिख्स, मराठास एंड जाट्स, ठीक है। तो ये आपको तीनों चीज़ें, तीनों स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज, रीजन, क्योंकि हमने रीजन पूछा है ना, तो रीजन के हिसाब से आपको ये तीनों स्टेट्स याद रखनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सर्वे ऑफ द रीजनल किंगडम्स, तो इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।